क्लास 10th। आज फिनिश करते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश के पहले लेसन, which is Two Gentlemen of Verona. So come on, let's get going. हाँ जी, सो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें इंट्रोड्यूस किया गया हमारे दोनों जेंटलमैन, निकोलो एंड उसका भाई जेकोब। दोनों बच्चे दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, तरह तरह के छोटे छोटे काम करते हैं और पैसा जोड़ते हैं। इन दोनों बच्चों से एक दिन मिले हमारे नरेटर एजे क्रॉनिन और उनके एक कंपेनियन, उनके एक साथी जिनका मेंशन यहाँ नहीं किया। तो वो दोनों सबसे पहली बार निकोला और जेकोबो को मिले फ्रूट्स बेचते। उसके बाद तो उन्हें लगा कि ये दो छोटे बच्चे फ्रूट्स बेच के अपना गुजारा चलाते। तो वो अगले दिन जब होटल से निकले उन्हें वही दो बच्चे मिले शू शाइनिंग। वो सरप्राइज्ड। तो जब उन्होंने उन बच्चों को पूछा तो वो बच्चे कहते हैं कि वी डू मेनी थिंग्स सर, हम लोग टूरिस्ट को भी घुमाते हैं। तो एजे क्रॉनिन एंड उसके कंपेनियन ने डिसाइड किया कि ये बच्चे ही उन्हें घुमाएंगे और बच्चों ने वैसा ही किया। रात को जब नरेटर और उसके कंपेनियन कहीं से वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा वो बच्चे लास्ट बस का वेट कर रहे हैं फॉर न्यूज़पेपर से। इसी तरह उन्हें कोई भी काम हो छोटा मोटा, they could rely on Nicola and Jacopo because they ran errands, मतलब वो सारे काम नरेटर और उसके कंपेनियन के कर दिया। तो इससे नरेटर को ये तो समझ आया कि ये बच्चे दिन रात बहुत मेहनत करते हैं बिना कोई कंप्लेंट। तो नरेटर क्यूरियस हुआ ये जानने के लिए कि तुम डिसेंट मनी कमा लेते हो लेकिन उसका करते क्या हो, बिकॉज ना तुम ठीक से खाना खाते ना ठीक से कपड़े पहनते, क्या तुम्हारा अमेरिका जाने का प्लान है? नरेटर सार्कास्टिकली बोलता है। तो इसको लेके निकोलो कहता है कि सर हम जाना चाहेंगे पर फिलहाल वी हैव सम अदर प्लान्स। एंड जब वो पूछता है कि क्या, तो वो कहता है जस्ट प्लान्स सर, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं था वो बात उसके साथ शेयर कर। तो नरेटर आउट ऑफ कंसर्न एंड क्यूरियोसिटी उनसे पूछता है कि मंडे को वैसे तो मैं जा रहा हूं, पर जाने से पहले क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? निकोलो तो शांत हो जाता है लेकिन जेकोबो अपनी एक्साइटमेंट में कह देता है कि सर आप इतने काइंड हो तो हम हर संडे पोलेटा, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, साइकिल पे जाते, क्या आप अपनी गाड़ी से छुड़वा दोगे? तो ऑल्दो नरेटर ने अपने ड्राइवर को ऑफ दे रखा था, उसने कहा कि कोई बात नहीं मैं ही तुम्हें वहां ले जाऊं। निकोला थोड़ा गुस्सा होता है जेकोबो पे क्योंकि उसे लगता है कि वो परेशान कर रहा है उसको, लेकिन नरेटर उसे अश्योर करता है कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी और वो खुद बच्चों को पोलेटा ले जाए। तो जानते हैं आगे स्टोरी में क्या। द फॉलोइंग आफ्टरनून हम चल दिए उस टाइनी विलेज की तरफ जो हिल साइड में ऊंचाई पे था। मैंने तो इमेजिन किया था कि जहां हम जा रहे हैं दैट वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स, एक सिंपल सी रहने की जगह। बट जैसे जैसे जेकोबो ने मुझे रास्ता बताया एंड गाड़ी रुकवाई, मैं देख के हैरान था बिकॉज उसने गाड़ी रुकवाई एक बड़े रेड रूफ्ड विला के बाहर जिसके अराउंड हाई स्टोन वॉल्स थे। तो मैं कंफ्यूज, अगर ये बच्चे यहाँ रहते हैं तो ये ऐसे काम दिन भर क्यों करते हैं? I could scarcely believe my eyes and before I could recover my breath, वो दोनों बच्चे गाड़ी से बाहर जा चुके। like, ये क्या है? तो बच्चे कहते हैं we shall not be long sir, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, perhaps only an hour, सिर्फ 1 घंटा। तब तक के लिए आप पास के किसी कैफे में चले जाइए फॉर अ ड्रिंक। और वो डिसअपियर हो गए बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल। अब मैं कंफ्यूज, मैं क्यूरियस था जानने के लिए कि ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं भी उनके पीछे चल दी। थोड़ा आगे जाके मुझे दिखी एक ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस एंड मैंने बेल बजा। एक प्लेजेंट लुकिंग विमेन जिसने स्टील रिम के स्पेक्टिकल्स पहने थे वो मेरे आगे है। मैं कंफ्यूज, मैंने थोड़ा ब्लिंक किया अपनी आंखों को और मैंने देखा शी वाज इन अ वाइट यूनिफॉर्म, जैसे एक ट्रेन्ड नर्स होती। तो उसे रियलाइज हुआ ये विला किसी का घर नहीं है, शायद एक हॉस्पिटल। तो मैं उस नर्स को बोलता हूँ आई ब्रॉट 2 स्मॉल बॉयज हियर, मैं 2 बच्चों को यहाँ लेके आया अभी।
तो वो कहते यस, हर फेस लिट अप, शी ओपन द डोर, उसने मेरे लिए दरवाजा खोला एंड कहा, निकोला एंड जेकोबो, चलो मैं आपको ले चलती हूँ उनके पास। तो वो मुझे लेके गई थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल इनटू द हॉस्पिटल। एक छोटी सी एंट्रेंस के थ्रू वो मुझे बिल्डिंग के अंदर लेके गई। फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, वो विला एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुका। एट द डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिकल, छोटे से क्यूबिकल रूम के बाहर वो नर्स रुकी। उसने अपनी फिंगर रखी टू हर लिप्स एंड विद अ स्माइल उसने मुझे कहा कि उस ग्लास पार्टीशन की ओर मैं देख, उस क्यूबिकल की जो खिड़की थी मैं उसके थ्रू देखूं, वहां मुझे वो दिख जाए। The two boys were seated at the bedside of a girl. वो दोनों बच्चे बैठे थे बिस्तर पे, एक लड़की थी के पास। वो लड़की थी करीब 20 साल की, जो पिलोज के सहारे से बैठी थी। प्यारी सी उसने एक लेस जैकेट पहनी थी और उन बच्चों की बातें वो सुन रही थी। उसकी आंखें एकदम सॉफ्ट और टेंडर थी एंड उसकी एक झलक ही काफी थी ये पहचानने के लिए कि वो अपने भाइयों से दिखने में कितनी मिलती जुलती थी। A vase of wild flowers stood on her table. उसकी टेबल पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स का एक वास था, beside a dish of fruit and several books. हाँ, फ्रूट्स भी थे, बुक्स भी थे। तो नरेटर को समझ आया ये बच्चे यहाँ क्या करते हैं। ये अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा करते हैं और हर संडे अपनी बहन से मिलने आते हैं और जितने भी पैसे कमाते हैं हॉस्पिटल में दे जाते हैं। तो नर्स पूछती है, वोंट यू गो इन? लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू। आप अंदर नहीं जाओगे? लूसिया जो उनकी सिस्टर है वो बहुत खुश होगी आपसे मिलकर। तो मैंने कहा नहीं। आई शुक माई हेड एंड टर्न्ड अवे, मैं बाहर आ। I felt I could not bear to intrude upon this happy family part. एक अच्छा फैमिली मोमेंट चल रहा है तो मैं उसके बीच में जाके इंटरप्ट नहीं करना चाहती। बट स्टेयरकेस में नीचे आते ही मैं मुड़ा एंड मैंने नर्स को बेग किया कि मुझे सब बताओ इन बच्चों के बारे में, क्या है ये, कहाँ से आए ये, क्या करते हैं ये। तो नर्स भी खुशी खुशी बताती। शी वॉज ईगर टू डू सो। वो कहती है दे वर, शी एक्सप्लेन, क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड। वो काफी अकेले हैं इस दुनिया में, उनकी बस ये बहन ही है लूसिया। उनके फादर एक विडोअर थे, विडोअर मतलब उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी, सिंगल फादर थे वो, काफी वेल नोन सिंगर भी थे, लेकिन अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर में उनकी मौत। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स एक बॉम्ब उनके घर पे गिरा और सब कुछ तहस नहस। वो तीनों बच्चे सड़क पे आ गए। उन्होंने हमेशा एक कंफर्टेबल और कल्चर्ड लाइफ जी है, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ उन बच्चों ने जी थी, लेकिन अब वो सड़क पे आ चुके थे। लूसिया तो खुद ट्रेनिंग ले रही थी एज अ सिंगर, लेकिन ये बॉम्ब गिरने के बाद दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर। ऑलमोस्ट भूखा रहते थे वो ज्यादातर, एंड इतनी ठंड में बस वो कैसे बचे हैं वो बच्चे ही जानते। फॉर मंथ्स, कई महीनों तक दे हैड barely kept themselves alive in a sort of shelter जो उन्होंने अपने खुद के हाथों से बनाया amidst the rubble. रबल इज जब कोई डिस्ट्रक्शन या कोई घर टूटता है जो पत्थर वत्थर बच जाते, उन पत्थरों को जोड़ जाड़ के जैसा तैसा एक मेकशिफ्ट घर, एक टेम्पररी शेल्टर उन्होंने अपने सर पे बनाया और कई महीनों तक उसी के अंदर रहे। 3 साल तक उनके शहर को जर्मन्स ने रूल किया एंड बॉयज को नफरत हो गई जर्मन से। जब रेजिस्टेंस मूवमेंट चला वो बॉयज हिस्सा बने, छोटे छोटे लड़के जर्मन्स के खिलाफ आवाज उठा। लेकिन जब वॉर खत्म हुई एंड फाइनली हमको पीस मिला, तो वापस आए अपनी बहन के पास दोनों भाई, एंड उन्होंने देखा उनकी बहन को ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन हो, एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाती, एंड इस वजह से सारे चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन नन्हे कंधों पे आ गई। शी पॉज्ड, वो रुकी, क्योंकि उसे भी बुरा लगता है क्योंकि उन बच्चों का बचपन छिन गया इससे। लेकिन वो नर्स कहती है क्या ये सब होने के बावजूद डिड दे गिव अप, क्या उन्होंने गिव अप किया?
आई डो नॉट हैव द आंसर टू द क्वेश्चन, क्योंकि हम देख सकते, दे ब्रॉट हर हियर, वो अपनी बहन को यहाँ ले आए एंड हमें बहुत परसुएड किया, रिक्वेस्ट किया कि हम उसे इस हॉस्पिटल में रखें। 12 महीने हो गए अब वो हमारी पेशेंट है एंड काफी अच्छी प्रोग्रेस भी कर रही है। देयर इज एवरी होप कि एक दिन वो उठेगी और फिर गए। तो नर्स की ये बात सुन के नरेटर को तसल्ली होती है, बट एट द सेम टाइम उन बच्चों के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि इस उम्र में भी उन्हें इतनी समझ है कि वो अपनी चाइल्डिश इनोसेंस को साइड रख के अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़े। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट नाउ, वो नर्स कहती है। Food so scarce and dear, we could not keep going unless we charged a fee. तो हॉस्पिटल वालों के लिए भी मुश्किल है, हर चीज मुश्किल है, खाने के आने हैं, ऑफ कोर्स हम बिना फी चार्ज करें तो किसी पेशेंट को यहाँ नहीं रख सकते, पर हर हफ्ते लूसिया के भाई पेमेंट करके जाते। मुझे नहीं पता ये लोग क्या करते हैं, मैं पूछती भी नहीं, वैसे ही वेरोना में काम बहुत कम, लेकिन वो जो भी करते हैं मुझे पता है बहुत अच्छे से करते हैं। तो नरेटर भी इस बात के लिए कहता है यस, वो इससे अच्छा नहीं कर सकते थे, वो अपनी पूरी जान लगा रहे हैं अपनी बहन के ट्रीटमेंट में कमी ना आए उस चीज की। फिर मैं वहां से चला गया। आई वेटेड अंटिल द बॉयज रीजॉइंड, और फिर चुपचाप उन्हें शहर की तरफ ले आए। वो गाड़ी में बैठे बिना कुछ, फॉर माई पार्ट मैंने भी कुछ नहीं बोला, बिकॉज आई न्यू वो प्रेफर करते टू फील कि उन्होंने अपना सीक्रेट मेंटेन। लेकिन फिर भी उनका जो डिवोशन है अपनी बहन की तरफ had touched me deeply। मुझे समझ नहीं आ रहा था रिएक्ट कैसे करूं, बिकॉज इस हद तक सेल्फलेस है वो और इतना प्यार करते हैं अपनी बहन से वो, कि उन्होंने अपनी लाइफ के सारे कंफर्ट सैक्रिफाइस कर रखे हैं उसके लिए। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, वॉर में भी उनको गिव अप करने पे मजबूर नहीं किया। उनका ये सेल्फलेस एक्शन एक नई नोबिलिटी लेकर आता है टू ह्यूमन लाइफ। नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ मतलब इंसान अगर चाहे तो बहुत अच्छा बन सकता। एंड उनके इस एग्जाम्पल से, उनकी इस लाइफ स्टोरी से एक प्रॉमिस मिलता है ऑफ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी की दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी जो अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी समझते हैं, एंड नो मैटर द एज दे एक्ट लाइक टू जेंटल। सो ये थी हमारी कहानी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। आई होप आपको ये स्टोरी और इसके पीछे छुपा मैसेज अच्छे से समझ आया हो। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए चैप्टर, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।